गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल है, जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज है वो आज से शुरू हो रहा है। जैसा आपको पता है, भारतीय संविधान है वो जड़ नहीं, अचेतन नहीं है, बल्कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से अन्य देशों के मुकाबले यदि हम देखें तो उसमें परिवर्तन कम हुए हैं। लेकिन हमारा संविधान हम ये नहीं कह सकते कि जड़ है, अचेतन है। वो एक जीवंत दस्तावेज के रूप में सामने आता है, जिसमें समय काल परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन होते रहे हैं, परिवर्तन की गुंजाइश रखी गई है। हमारा संविधान कठोर है और लचीला है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान में संशोधन के 3 तरीके हैं: साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में, जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान है कठोर और लचीला है। उसमें कठोरता का भी तत्व शामिल है और लचीलेपन का तत्व शामिल। हमारा संविधान है वो कठोर, संविधान है हमारा कठोर एवं लचीला है। ऐसा नहीं कि हमने उसे एकदम इतना अधिक कठोर बना दिया है कि वो एकदम जड़ बन गया है, इसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रखी गई है, और इतना अधिक लचीला भी नहीं है कि उसे जब चाहे तोड़ा मरोड़ा जा सके। तो हमारा संविधान है वो कठोर है और लचीला है। संविधान कठोर भी है और लचीला। अनुच्छेद 368 के द्वारा हमारे संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया अपनाई गई है: साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है, वो जड़ नहीं है, वो मृत नहीं है। समय काल परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। क्या संविधान अपरिवर्तित होते हैं? क्या उसमें बदलाव नहीं हो सकता? ये सवाल सभी के दिमाग में आता है। तो परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हो जाता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन होता है, और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। तो परिस्थितियों के बदलाव, सामाजिक परिवर्तन और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। जैसे मैंने आपको बताया, कक्षा में आपको ये बताया गया होगा पहले भी, जब आप कक्षा 10 के विद्यार्थी रहे थे, कि संविधान में, जैसे सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान, जब से सोवियत संघ बना और जब से सोवियत संघ का पतन हुआ, यानी 1918 से लेकर करीब करीब 1991 तक, रूस की क्रांति 1917 में हुई, तो 1917 से लेकर 1991 में लगभग 74 सालों में 1918, 1924, 1936, 1977 में संविधान 4 बार बदला गया। 1991 में आपको पता है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया, और जो रूसी गणराज्य था या जो सोवियत गणराज्य था, वो गणराज्य बिखर गया और उसमें कई देश है वो स्वतंत्र हुए, कई स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। इसके बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का एक नए सिरे से गठन हुआ और 1993 में एक नया संविधान है वो अंगीकार हुआ। तो 1993 में नया संविधान बनाया गया, नया संविधान है वो बनाया गया।
संविधान एक जीवंत दस्तावेज, जैसे मैंने आपको बताया कि 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। इससे पहले सोवियत संघ जब बना 1918, 1924, 1936, 1977, जिसमें संविधान में 4 बार बदलाव किया गया। सोवियत संघ के निर्माण से पहले और निर्माण के बाद 1918, 1924, 1918 जब लेनिन की सत्ता थी, 1924 जब स्टालिन सत्ता में आए, 1936 जब स्टालिन सत्ता में थे, 1977 में संविधान को 4 बार बदल दिया गया था। 1993 में रूसी गणराज्यों का एक नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान है वो अंगीकार किया गया। 1993 में नया संविधान है वो बनाया गया। एक नए संविधान को मूर्त स्वरूप है वो दिया गया। आज सोवियत संघ नाम का कोई संघ नहीं है, बल्कि उससे कई राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है, वो उनका उदय हो चुका है। रूस उनमें से एक राष्ट्र है जो सोवियत संघ से अलग हो गया। 1993 में रूस में एक नए सिरे से रूसी गणराज्यों का एक नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान है वो बनाया गया। रूसी गणराज्य है उनका नए सिरे से अपने आप गठन हुआ और एक नए संविधान को स्वीकार है वो किया गया। 1993 में एक नया संविधान है वो बना। अब जरा भारत पर नजर रखें। यदि हम भारत पर ध्यान दें तो जैसा आपको पता है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू हुआ। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान है वो लागू हुआ या संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस भारतीय संविधान को लागू किया गया। संविधान में आपको पता है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी उसके ठीक 2 महीने बाद 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को लागू किया गया। तब से लेकर आज तक 69 साल बीत चुके हैं और यह संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अनुसार कार्य करती है। तो हम जरा जब भारत पर ध्यान देखें तो भारतीय संविधान वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। जब अस्तित्व में आया तब से लेकर आज तक हमारा संविधान है वो लगातार 69 वर्षों से काम कर रहा है। यह और हमारे देश की जो भी सरकार हो, कोई भी सरकार किसी भी दल की बनी हो, वो इसी संविधान के अनुसार काम करती रही है या करती आ रही है। तो क्या हम ये माने कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है? ऐसा है क्या हमारे देश में? हमारे संविधान निर्माता इतनी दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलाव और घटनाओं का अंदाजा पहले से ही लगा लिया था? तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान है, हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव को हमने अपने संविधान को कभी संपूर्ण रूप से बदला ही नहीं है। तो क्या हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, वो इतने दूरदर्शी थे कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने पहले से बदलाव और घटनाओं का अंदाजा है वो लगा लिया। एक अर्थ में ये दोनों बातें ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो दूरदर्शी थे, उन्होंने भविष्य के बारे में, उसमें बदलाव की, उसमें संशोधन के बारे में गुंजाइश को रखा था। एक अर्थ में ये दोनों बातें ठीक है। हमें
एक मजबूत संविधान विरासत मिला। हमारा संविधान वो बहुत मजबूत है, काफ़ी शक्तिशाली है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। हमारा जो संविधान है वो हमारे देश की परिस्थितियों, हमारे जो देश की परिस्थितियां हैं उसके लिए बेहद उपयुक्त है। इसके साथ ये बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता, आपको पता है हमारे जो संविधान निर्माता थे वो अत्यंत दूरदर्शी थे, वो आगे की सोचने वाले थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों को समाधान पहले से कर लिया और उसी के हिसाब से संविधान में परिवर्तन की गुंजाइश को रखा। लेकिन कोई भी संविधान है वो जड़ नहीं होता, सदा एक सा नहीं रहता। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जिसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़े। इसलिए हमारा संविधान भी ऐसा नहीं जिसमें बदलाव न किया गया हो, या हमारा संविधान जड़ नहीं है, मृत नहीं है समय काल परिस्थितियों के हिसाब से। क्योंकि हमारे संविधान निर्माता थे बेटा, वो दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य की चिंताओं, भविष्य के प्रश्नों का समाधान है वो पहले से ढूंढ निकाला था। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान जब संविधान बना था उसी समय उन्होंने उसका समाधान कर दिया था। लेकिन क्या कोई संविधान वो जड़ होता है या मृत होता है, या उसमें बदलाव हो ही नहीं सकता? हमारे देश में भी संविधान में बदलाव हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत हमारे देश में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझाया गया। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला, इतना सख्त भी नहीं है कि उसमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो सके, और इतना लचीला भी नहीं है कि इसे इच्छा अनुसार तोड़ा मरोड़ा जा सके। तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। इसी क्रम में हम फ्रांस के बारे में, जो आपके अतिरिक्त बिंदु में दिया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसी प्रकार फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए। फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान, फ्रांस की क्रांति से लेकर, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे लेकर 200 सालों से फ्रांस में क्या हुआ कि कई संविधान अपनाए। क्रांति के बाद 1789 की क्रांति के बाद नेपोलियन के शासनकाल में वहाँ को संविधान को लेकर लगातार प्रयोग होते रहे। तो इस प्रकार फ्रांस ने भी अपने 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए। और क्रांति के बाद 1789 की क्रांति के बाद, जैसा आपको पता है 1789 1789 की क्रांति के बाद, 1789 की क्रांति के बाद वहाँ पर नेपोलियन के शासनकाल में, नेपोलियन बोनापार्ट आपको पता है वो सत्ता में आए थे 1804 में। 1804 से लेकर वाटरलू के युद्ध तक नेपोलियन के शासनकाल में वहाँ संविधान को लेकर कई प्रयोग चलते रहे। क्रांति के बाद आपको पता है 1789 के बाद 1793 में वहाँ नया संविधान तैयार हुआ। 1793 में वहाँ नया संविधान है वो तैयार हुआ। नया संविधान है वो तैयार किया गया। 1789 की क्रांति के बाद 1793 में वहाँ पर फ्रांस में नया संविधान बनकर तैयार हुआ। प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य कहा जाता है, इसे प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य भी कहा जाता है। 1848 में वहाँ दूसरा संविधान लागू हुआ। 1848 में वहाँ दूसरा संविधान लागू हुआ, उसी के साथ बना दूसरा फ्रांसीसी गणराज्य। तो 1848 में फ्रांसीसी गणराज्य वो दूसरा बार बना। प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य है वो 1793 में जब फ्रांस का संविधान तैयार हुआ तो वह प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य कहा गया। 1848 में वहाँ दूसरा संविधान लागू हुआ और उसी के साथ वहाँ फ्रांस है वो दूसरी बार, तो 1793 में पहली बार और 1848 में दूसरी बार फ्रांस है वो गणराज्य है वो बना। फ्रांस है वो दूसरी बार गणराज्य है वो बना। फ्रांस है वो दूसरी बार गणराज्य बना। 1875 में तीसरी फ्रांसीसी गणराज्य बना, यानी तीसरी बार नया संविधान अपनाया गया।
1875 में फ्रांस है वो तीसरी बार गणराज्य बना, तीसरी बार गणराज्य, यानी तीसरी बार 1875 में तीसरा संविधान है वो लागू हुआ, तीसरा संविधान लागू हुआ, फ्रांस में तीसरा संविधान है वो लागू हुआ। तो जैसा मैंने आपको बताया है, तीसरी बार नया संविधान अपनाया या लागू हुआ, या तीसरी बार वहाँ पर संविधान है उसे क्रम में 1793 में, 1848 और 1875 में तीसरी बार फ्रांस है वो गणराज्य बना, यानी तीसरी बार नया संविधान है वो लागू हुआ। तो संविधान निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया। तो संविधान निर्माण के क्षेत्र में चौथा प्रयोग है वो 1946 में, फ्रांस है वो चौथी बार है वो गणराज्य बना, यानी चौथी बार फ्रांस में संविधान लागू हुआ। तो 1793 में, 1848 में, 1875 में और 1946 में फ्रांस में चार बार उसे गणराज्य घोषित किया गया और 4 संविधान लागू हुए, अलग अलग समय में अलग अलग संविधान है वो लागू हुए। फ्रांस में चौथी बार या चौथा प्रयोग 1946 में किया गया, अंततः वहाँ 1958 में एक और के साथ 5वें गणराज्य और 1958 में 5वीं बार, 1958 में 5वीं बार फ्रांस में गणराज्य की स्थापना की गई, गणराज्य की स्थापना की गई। तो जैसे मैंने आपको बताया है, फ्रांस में जैसे हम कह सकते हैं 1793 में यात्रा शुरू और 1958 में, 1793 में फ्रांस पहली बार गणराज्य बना, पहली बार संविधान लागू हुआ, 1848 में दूसरी बार गणराज्य बना, दूसरी बार संविधान लागू हुआ नए सिरे से, 1875 में तीसरी बार गणराज्य बना और फिर संविधान है वो नए सिरे से लागू हुआ, चौथी बार 1946 में फ्रांस में नए तरीके से संविधान लागू किया गया और अंततः 1958 में 5वीं बार गणराज्य बना, गणराज्य की स्थापना की गई और 5वीं बार फ्रांस में संविधान को लागू किया गया। फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया और 5वां प्रयोग 5वें गणराज्य की, और वहाँ 1958 में एक और संविधान के साथ एक नया संविधान 1958 में लागू हुआ और इसी के साथ 5वीं बार फ्रांस है वो गणराज्य है वो बना। तो फ्रांस में गणराज्य को लेकर कई प्रयोग हुए। 1793 में फ्रांस में पहली बार संविधान लागू हुआ, दूसरी बार 1848 में दूसरी बार फ्रांस गणराज्य बना, तीसरी बार 1875 में तीसरी बार फ्रांस है वो गणराज्य लागू हुआ या गणराज्य बना और वहाँ पर संविधान लागू हुआ, चौथी बार 1946 में और 5वीं बार अंततः 1958 में 5वीं बार फ्रांस में गणराज्य बना और 5वीं बार संविधान लागू हुआ। तो 1958 में एक और संविधान के साथ 5वें गणराज्य की स्थापना की गई। फ्रांस है वो 5वीं बार गणराज्य है वो बना। तो जैसा मैंने आपको बताया है, हमारे देश के संविधान निर्माता थे वो बहुत दूरदर्शी थे, वो इतने दूरदर्शी थे कि उन्हें भविष्य में होने वाले बदलाव और घटनाओं का अंदाजा है वो पहले ही लग गया था। अतः हमारे संविधान निर्माता ने हमारा जो संविधान है वो देश की बदली हुई परिस्थितियों, समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल सही है। यह बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे, उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान है वो पहले से कर लिया था। लेकिन कोई भी संविधान है वो सदा जड़ नहीं रह सकता, मृत नहीं रह सकता, उसमें समय काल परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव होते रहे हैं और हमारे संविधान में भी बदलाव हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में भी बदलाव की गुंजाइश है वो रखी गई है। जैसा मैंने आपको बताया है, संविधान के अनुच्छेद
368 के अनुसार संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा, और इस अनुच्छेद 368 में तीन तरीके हैं जो संविधान में संशोधन किया है। साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के द्वारा। तो इसके अनुसार संविधान में नए उपबंध है वो संसद है वो उपबंध लागू कर सकती है, पुराने उपबंधों को हटा सकती है, बदल सकती है, संशोधित कर सकती है। तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों तक कैसे काम करता सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न का उत्तर है जो हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय को देखते हुए इसमें अनुकूल संशोधन भी किए जा सकते हैं। समय काल परिस्थितियों के हिसाब से, समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से इसमें अनुकूल संशोधन भी किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की गुंजाइश है कि किसी संवैधानिक बात में एक से ज़्यादा व्याख्याएं हो सके। कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान लचीला है, समय काल परिस्थितियों के हिसाब से इसमें भी बदलाव होते रहे हैं। कहने का मतलब कि हमारा संविधान लचीला है, समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से इसमें भी परिवर्तन की गुंजाइश है वो रखी गई है। अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ही संविधान में अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलापन का परिचय दिया है। इसी वजह से हमारा संविधान है वो एक जड़ नहीं है, एक मृत नहीं है, एक जड़ किताब नहीं होकर बल्कि एक जीवित दस्तावेज है। जीवित दस्तावेज के रूप में इसमें समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव होते रहे हैं। तो समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से हमारा संविधान है वो परिवर्तनशील रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में नए उपबंध जोड़ सकती है, पुराने उपबंध हटा सकती है या बदल सकती है। पुराने उपबंध हटा सकती है या बदल सकती है। तो हमारा संविधान है वो एक बंद किताब न होकर एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से संशोधन होता रहा है। तो हमारे देश की संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में नए उपबंध लागू कर सकती है, पुराने उपबंध को हटा सकती है, बदल सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है। जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि हमारा संविधान है वो लचीला है और कठोर दोनों ही है। इसमें परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इसी वजह से हमारा संविधान है वो एक जड़ नहीं है, एक मृत किताब नहीं है, बल्कि एक जीवंत समय काल परिस्थितियों के हिसाब से हमारे जो संविधान निर्माता थे वो दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के प्रश्नों के बारे में पहले विचार कर लिया था और संशोधन की गुंजाइश को रखा था। तो एक जीवित दस्तावेज के रूप में हमने इसे स्वीकार किया है। तो बेटा आज जो आपको पढ़ाया गया इसको लिखना है, याद करना है, समझना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।